मार्क जुकरबर्ग, जिनका जन्म 14 मई 1984 को हुआ था, एक अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो फेसबुक नामक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने हार्वर्ड के रूममेट्स के साथ मिलकर 2004 में फेसबुक लॉन्च किया था, जो शुरुआत में केवल कॉलेज कैंपस तक सीमित था, लेकिन बाद में वैश्विक स्तर पर फैल गया। अप्रैल 2024 तक फोर्ब्स के अनुसार जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 185 बिलियन डॉलर आंकी गई थी, जिससे वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जुकरबर्ग ने एडुआर्डो सैवेरिन, एंड्रयू मैककोलम, डस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस के साथ मिलकर फेसबुक को दुनिया के सामने पेश किया। कॉलेज छात्रों के लिए शुरू हुआ यह प्लेटफॉर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गया और 2012 में 1 अरब उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर गया। जुकरबर्ग की उद्यमिता यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने मई 2012 में फेसबुक को सार्वजनिक कर दिया और बहुलांश शेयर अपने पास रखे। केवल 23 वर्ष की उम्र में 2008 में वे दुनिया के सबसे युवा स्वयं निर्मित अरबपति बन गए, जो तकनीकी उद्योग में एक बड़ी उपलब्धि थी। अपने व्यापारिक सफलता से आगे बढ़ते हुए जुकरबर्ग ने परोपकार की दिशा में भी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग विभिन्न चैरिटेबल परियोजनाओं की शुरुआत में किया, जिनमें विशेष रूप से चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव शामिल है, जिसका उद्देश्य नवोन्मेषी समाधानों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। आज जुकरबर्ग मेटा प्लेटफॉर्म्स फेसबुक की मूलक कंपनी के चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नियंत्रणकारी शेयरधारक के रूप में कार्य कर रहे हैं और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मार्क एलियट जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां करेन नी कैंपनर एक मनोचिकित्सक और पिता एडवर्ड जुकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे। वह डॉब्स फेरी में एक रिफॉर्म यहूदी परिवार में अपने 3 बहनों एरियल, रैंडी और डोना के साथ पले बढ़े। उनके परिवार की जड़ें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पोलैंड से जुड़ी हुई हैं। जुकरबर्ग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्ट्सली हाई स्कूल से शुरू की, फिर फिलिप्स एक्सेटर अकादमी चले गए। वहां उन्होंने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और तलवारबाजी टीम के कप्तान भी रहे। मिडिल स्कूल के वर्षों में ही जुकरबर्ग ने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर विकास में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। इस रुचि के चलते उन्होंने कम उम्र में ही सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। हाई स्कूल में उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो उनके घर और उनके पिता के डेंटल ऑफिस के बीच कंप्यूटर संचार को आसान बनाता था। हाई स्कूल के दौरान जुकरबर्ग ने अपने सॉफ्टवेयर विकास के जुनून को और गहराई से तलाशा। उन्होंने सिनैप्स मीडिया प्लेयर नामक एक म्यूजिक प्लेयर बनाया जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं की पसंद के अनुसार संगीत बजाता था। इस नवाचारी डिवाइस को पीसी मैगजीन से 3 में से 5 की रेटिंग मिली और स्लैशडॉट जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी सराहना हुई। जुकरबर्ग की उद्यमशीलता क्षमता हाई स्कूल के दिनों से ही स्पष्ट थी। जब उनके साथी सामान्य किशोर गतिविधियों में लगे रहते थे, वे कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्लीकेशन बनाने में व्यस्त रहते थे। उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें अलग पहचान दिलाई और द न्यूयॉर्कर जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने उनकी तकनीकी दृष्टिकोण की सराहना की। हालांकि सॉफ्टवेयर विकास में उन्हें शुरुआती सफलता मिली, जुकरबर्ग ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने मर्सी कॉलेज में एक ग्रेजुएट कंप्यूटर कोर्स में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे सीखने और कौशल विकसित करने के लिए कितने समर्पित थे। 2002 में हार्वर्ड में प्रवेश लेने पर मार्क जुकरबर्ग को पहले से ही एक असाधारण प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता था, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में एक बाल प्रतिभा की उपाधि मिली। उन्होंने मनोविज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में डुअल मेजर किया और किर्कलैंड हाउस में रहते हुए अल्फा एप्सिलॉन पाई बिरादरी के सदस्य बने। अपने दूसरे वर्ष में जुकरबर्ग ने कोर्स मैच नामक एक प्रोग्राम बनाया, जो छात्रों को कक्षा चयन और अध्ययन समूह बनाने में उनके साथियों की पसंद के अनुसार सहायता करता था। इसके बाद उन्होंने फेस मैच नामक एक प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिसमें उपयोगकर्ता तस्वीरों की तुलना कर सबसे आकर्षक व्यक्ति को वोट दे सकते थे। फेस मैच ने तुरंत छात्रों का ध्यान आकर्षित किया और मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वे उत्साहित हो गए। हालांकि साइट की तेजी से लोकप्रियता ने हार्वर्ड के नेटवर्क को भारी कर दिया, जिसके कारण प्रशासन ने इसे तुरंत बंद कर दिया। जुकरबर्ग ने फेस मैच के कारण हुई असुविधा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और इसके अनुचित कार्यान्वयन पर खेद प्रकट किया। हार्वर्ड का छात्र अखबार भी इस घटना को कवर करते हुए प्लेटफॉर्म पर छात्रों की तस्वीरों के अनुचित उपयोग से जुड़े विवाद को उजागर किया। जनवरी 2004 में
मार्क जुकरबर्ग ने एक नई वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग कार्य की शुरुआत की, जो बाद में द फेसबुक के रूप में सामने आई। केवल एक महीने बाद 4 फरवरी 2004 को जुकरबर्ग ने अपने रूममेट्स एडुआर्डो सैवेरिन, एंड्रयू मैककोलम, डस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस के साथ मिलकर द फेसबुक लॉन्च किया। फेसबुक की शुरुआत संभवतः जुकरबर्ग के फिलिप्स एक्सेटर अकादमी के समय से प्रेरित थी, जहां उन्होंने 2002 में ग्रेजुएशन किया था। उस स्कूल में द फोटो एड्रेस बुक नामक एक स्टूडेंट डायरेक्टरी थी, जिसे आमतौर पर द फेसबुक कहा जाता था। निजी स्कूलों में इस तरह की डायरेक्टरी आम थी और छात्रों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती थी। लॉन्च के कुछ ही दिनों के भीतर द फेसबुक को पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब हार्वर्ड के 3 सीनियर्स कैमरन विंकलवॉस, टाइलर विंकलवॉस और दिव्या नरेंद्र ने जुकरबर्ग पर धोखा देने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जुकरबर्ग ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि वह harvardconnection.com नामक सोशल नेटवर्क बनाने में उनकी मदद करेंगे, जबकि वे गुप्त रूप से उन्हीं विचारों का उपयोग कर अपनी अलग साइट बना रहे थे। इस विवाद की जांच हार्वर्ड क्रिम्सन ने शुरू की। स्थिति को संभालने के प्रयास में जुकरबर्ग ने हार्वर्ड क्रिम्सन के संपादकों से आग्रह किया कि वे यह स्टोरी प्रकाशित न करें। लेकिन मामला और गंभीर तब हुआ जब जुकरबर्ग ने संपादकों के ईमेल खातों में बिना अनुमति के प्रवेश किया और द फेसबुक के लॉग डेटा का उपयोग करके उनकी निजी जानकारी प्राप्त की। यह गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन था और द फेसबुक की स्थापना को लेकर चल रही विवादित स्थिति को और उलझा दिया। फेसबुक की आधिकारिक लॉन्चिंग के बाद विंकलवॉस भाइयों और दिव्या नरेंद्र ने जुकरबर्ग के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसके बाद एक समझौता हुआ। इस समझौते में 1.2 मिलियन फेसबुक शेयर और $20 मिलियन की नकद राशि शामिल थी। सह संस्थापक डस्टिन मोस्कोविट्ज की मदद से अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल गया। उन्होंने इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पेश किया। जुकरबर्ग ने फेसबुक के विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दूसरे वर्ष में हार्वर्ड छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मोस्कोविट्ज और अन्य सह संस्थापकों के साथ मिलकर कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जिसे उन्होंने ऑफिस में बदल दिया। हालांकि शुरुआत बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल रहे भारी अधिग्रहण प्रस्तावों को ठुकराते हुए जुकरबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि वे लोगों के लिए जानकारी की खुली प्रवाह की व्यवस्था करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया समूहों द्वारा बड़े प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित किए जाने की आलोचना की और स्वतंत्रता व पारदर्शिता पर जोर दिया। जुकरबर्ग ने इंटरव्यू और सार्वजनिक वक्तव्यों में फेसबुक के उस मिशन को बार बार दोहराया जो दुनिया को अधिक खुला बनाना चाहता है। उन्होंने वित्तीय रणनीतियों पर सलाह ली और फेसबुक की तेजी से बढ़ती उपयोगकर्ता संख्या पर निगरानी रखी, जो जुलाई 2010 तक 50 करोड़ तक पहुंच गई। जब उनसे विज्ञापन राजस्व बढ़ाने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मिशन को प्राथमिकता देने की बात कही कि मुनाफे को। 2010 में हैकर्स हीरोज ऑफ द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के लेखक स्टीवन लेवी ने यह देखा कि जुकरबर्ग खुद को हैकर मानते हैं। जुकरबर्ग का मानना था कि चीजों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें तोड़ना जरूरी है। फेसबुक में उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन की शुरुआत की, जो हर 6 से 8 सप्ताह में होती थी, जिसमें कर्मचारियों को एक रात में नई परियोजना बनानी होती थी। यह तेजी से काम करने और निर्माण करने की उनकी सोच को दर्शाता था। जुकरबर्ग के नवोन्मेषी दृष्टिकोण को तकनीकी समुदाय में पहचान मिली। 2007 में उन्हें MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू द्वारा 35 वर्ष से कम आयु के शीर्ष 35 नवप्रवर्तकों में शामिल किया गया। वैनिटी फेयर ने 2010 में उन्हें सूचना युग की सबसे प्रभावशाली शख्सियत के रूप में रैंक किया। इसके अलावा न्यू स्टेट्समैन ने भी 2010 में उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया। 2011 में स्टीव जॉब्स के निधन के बाद एक साक्षात्कार में जुकरबर्ग ने याद किया कि जॉब्स ने उन्हें गुणवत्ता और नवाचार पर केंद्रित प्रबंधन टीम बनाने की सलाह दी थी, जिसने फेसबुक की नेतृत्व शैली को आकार दिया। जुकरबर्ग की वैश्विक पहुंच में 2012 में रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव से मुलाकात भी शामिल थी, जिसमें रूस में सोशल मीडिया नवाचार और फेसबुक की बाजार स्थिति पर चर्चा की गई थी। इस मुलाकात का उद्देश्य रूस के तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया परिदृश्य में फेसबुक की स्थिति को मजबूत करना था। हालांकि जुकरबर्ग को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि 2013 में एक बेरोजगार वेब डेवलपर द्वारा उनका फेसबुक प्रोफाइल हैक किया जाना, जो साइबर सुरक्षा खतरों की लगातार चुनौती को उजागर करते हैं। 2013 के टेकक्रंच डिसरप्ट सम्मेलन में जुकरबर्ग ने 5 अरब ऐसे लोगों को फेसबुक से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है
जो internet.org परियोजना के वैश्विक कनेक्टिविटी मिशन के अनुरूप था। जुकरबर्ग का मोबाइल पर फोकस और वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रयास। मार्च 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने बार्सिलोना, स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक मुख्य भाषण दिया, जिसमें 75,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मीडिया ने फेसबुक की मोबाइल टेक्नोलॉजी पर केंद्रित रणनीति को उजागर किया और जुकरबर्ग ने इसे कंपनी के भविष्य की दिशा के रूप में रेखांकित किया। उनके भाषण ने विकासशील देशों में इंटरनेट कवरेज बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को दोहराया। जुकरबर्ग की राजनयिक पहल में दिसंबर 2014 में फेसबुक मुख्यालय में इंटरनेट झाड़ के रूप में प्रसिद्ध चीनी राजनेता लू वेई की मेजबानी भी शामिल थी। भले ही चीन में फेसबुक प्रतिबंधित है, जुकरबर्ग की बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी में हुई प्रश्नोत्तर सत्र में भागीदारी और मंदारिन भाषा में संवाद ने चीन के उभरते उद्यमशील क्षेत्र के प्रति उनके समर्थन और सद्भावना को दर्शाया। दिसंबर 2014 में जुकरबर्ग ने फेसबुक मुख्यालय मेनलो पार्क में एक लाइव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और समुदाय से जुड़ाव के अपने उद्देश्य पर बात की। उन्होंने सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहित करने में फेसबुक की भूमिका पर बल दिया और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया से सीखने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। जुकरबर्ग के प्रतीकात्मक कदम, जैसे कि फेसबुक के सीईओ के रूप में $1 का वेतन लेना और अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 99% संपत्ति दान करने का वादा करना। जून 2016 में बिजनेस इनसाइडर ने उन्हें दुनिया के लिए मूल्य पैदा करने वाले शीर्ष 10 बिजनेस विजनरीज में शामिल किया। मई 2017 में हार्वर्ड के 366वें दीक्षांत समारोह में जुकरबर्ग ने भाषण दिया और उन्हें मानद उपाधि प्रदान की गई, जो उनके पूर्व संस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जनवरी 2019 में जुकरबर्ग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू करने की योजना की घोषणा की, जिससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। अगस्त 2020 में इस पहल को और आगे बढ़ाते हुए फेसबुक ने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के बीच चैट सिस्टम को एकीकृत कर दिया, जिससे दोनों प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को बढ़ावा मिला। जुकरबर्ग ने शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के लिए स्टार्टअप एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की। 22 सितंबर 2010 को उन्होंने न्यू जर्सी के न्यूआर्क पब्लिक स्कूल्स को $100 मिलियन का दान दिया, जिसने सुर्खियां बटोरी। हालांकि आलोचकों ने इस दान के समय पर सवाल उठाए और कहा कि यह द सोशल नेटवर्क फिल्म के रिलीज से प्रेरित था, जिसमें जुकरबर्ग को नकारात्मक रूप में दिखाया गया। जुकरबर्ग ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह दान गुमनाम रूप से करने पर भी विचार किया था, ताकि फिल्म की मीडिया कवरेज से इसे अलग रखा जा सके। 2010 में जुकरबर्ग ने बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट के साथ गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति दान करने का वादा किया। बाद में दिसंबर 2012 में जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने मानव क्षमता को आगे बढ़ाने और समानता को बढ़ावा देने हेतु अधिकांश संपत्ति दान करने की मंशा व्यक्त की, जो द गिविंग प्लेस के मूल्यों के अनुरूप था। 19 दिसंबर 2013 को जुकरबर्ग ने 1,88,00,000 फेसबुक शेयर, उस समय लगभग $990 मिलियन मूल्य के सिलिकॉन वैली कम्युनिटी फाउंडेशन को दान दिया। यह 2013 का सबसे बड़ा चैरिटेबल दान था, जिससे जुकरबर्ग और उनकी पत्नी को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की सबसे उदार अमेरिकियों की सूची में शीर्ष स्थान मिला। उन्होंने उस वर्ष कुल मिलाकर लगभग $1 अरब दान किए। अक्टूबर 2014 में जुकरबर्ग और उनकी पत्नी ने इबोला वायरस महामारी से लड़ने के लिए $25 मिलियन का दान देकर अपनी परोपकारी प्रतिबद्धता को और दृढ़ किया, विशेषकर पश्चिम अफ्रीका में फैली महामारी को लक्ष्य बनाकर। 1 दिसंबर 2015 को मार्क जुकरबर्ग और प्रिसिला चान ने अपनी फेसबुक शेयरों के 99%, उस समय लगभग $45 अरब मूल्य के चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव को ट्रांसफर करने की प्रतिज्ञा ली। यह हस्तांतरण उनके जीवन काल में धीरे धीरे किया जाएगा, जिससे उनकी दीर्घकालिक परोपकारी सोच सामने आई। पारंपरिक चैरिटी कॉर्पोरेशन के बजाय उन्होंने एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC का ढांचा चुना, जिससे उनके दृष्टिकोण पर व्यापक चर्चा हुई और कुछ ने इसे फिलैंथ्रो कैपिटलिज्म कहा। 2016 में चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव ने चैन जुकरबर्ग बायोहब नामक एक टैक्स एग्जेम्प्ट चैरिटी की स्थापना के लिए $600 मिलियन का बड़ा योगदान दिया। यह संयुक्त अनुसंधान केंद्र सैन फ्रांसिस्को के मिशन बे जिले में स्थित है और इसमें UCSF, UC बर्कले और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि बायोहब को अपने द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान का व्यावसायीकरण करने का अधिकार प्राप्त था,
उसने खुला विज्ञान भी प्रोत्साहित किया, जिससे अन्वेषकों को अपने शोध को ओपन सोर्स करने की स्वतंत्रता मिली। कोविड-19 महामारी के दौरान जुकरबर्ग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन समर्थित त्वरक को $25 मिलियन दान दिए, जो रोग उपचार खोजने पर केंद्रित था। इसके अलावा उन्होंने महामारी से प्रभावित स्थानीय पत्रकारिता को समर्थन देने हेतु $25 मिलियन के अनुदान की घोषणा की और फेसबुक इंक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में $75 मिलियन के विज्ञापन खरीद की व्यवस्था की। मार्क और प्रिसिला की पितृत्व यात्रा। मुलाकात। मार्क जुकरबर्ग की मुलाकात 2003 में हार्वर्ड में एक फ्रैट पार्टी के दौरान प्रिसिला चान से हुई थी। जल्द ही दोनों ने डेटिंग शुरू की। साथ रहना। सितंबर 2010 में जब प्रिसिला यूसीएसएफ की मेडिकल छात्रा थीं, वे जुकरबर्ग के पालो अल्टो स्थित किराए के घर में रहने लगीं। 19 मई 2012 को दोनों ने जुकरबर्ग की हवेली में शादी की, जो प्रिसिला के मेडिकल स्कूल से स्नातक होने का भी उत्सव था। पहली संतान। 31 जुलाई 2015 को जुकरबर्ग ने घोषणा की कि वे एक बेटी की उम्मीद कर रहे हैं और बताया कि इससे पहले प्रिसिला को 3 गर्भपात हो चुके थे। उनकी पहली बेटी मैक्सिमा चान जुकरबर्ग का जन्म 1 दिसंबर 2015 को हुआ। संस्कृति को अपनाना। एक चीनी नववर्ष वीडियो में उन्होंने अपनी बेटी का चीनी नाम चेन मिंगयू साझा किया। परिवार का विस्तार। उनकी दूसरी बेटी ऑगस्ट का जन्म अगस्त 2017 में हुआ। ओरेलिया का स्वागत। 24 मार्च 2023 को उन्होंने अपनी तीसरी बेटी ओरेलिया के जन्म की सोशल मीडिया पर खुशी से घोषणा की। पालतू सदस्य। इस जोड़े के पास एक पुली डॉग भी है, जिसका नाम बीस्ट है और जिसके फेसबुक पर 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। जुकरबर्ग की आध्यात्मिक यात्रा और राष्ट्रीय दौरा। विश्वास की खोज। एक रिफॉर्म यहूदी परिवार में पले बढ़े जुकरबर्ग ने बाद में खुद को नास्तिक बताया। हालांकि 2016 में उन्होंने बताया कि अब उन्हें धर्म का महत्व समझ आता है। राष्ट्रीय दौरा। 2017 में जुकरबर्ग और उनकी पत्नी ने अमेरिका की प्रत्येक राज्य की यात्रा शुरू की कि फेसबुक उपयोगकर्ताओं के अनुभवों को करीब से समझ सके। इस दौरान वे किसानों, व्यवसायियों और समुदायों से मिले और मदर इमैनुअल चर्च में भी बोले। पछतावा और चिंतन। अगस्त 2022 में रोगन एक्सपीरियंस में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें हाई स्कूल में कुश्ती की जगह फेंसिंग चुनने का पछतावा है, लेकिन यह टिप्पणियां फेसबुक की नकारात्मक भूमिकाओं के प्रति आलोचना से भी जुड़ी रहीं। मार्शल आर्ट्स का जुनून। 2022 में उन्होंने एमएमए और ब्राजीलियन जिu-जित्सु में प्रशिक्षण शुरू किया। मई 2023 में एक टूर्नामेंट में उन्होंने रजत और स्वर्ण पदक जीते और उसी साल ब्लू बेल्ट प्राप्त किया। एक चोट के चलते उनके एमएमए डेब्यू में देरी हुई, जिसमें उन्हें ACL सर्जरी की आवश्यकता पड़ी।